मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण को लेकर हुए खर्चों का विपक्ष ने हिसाब मांगा और विधानसभा में कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने सरकार से सवाल किया। कुणाल चौधरी ने कहा कि सरकार ने बीते साल 64 अस्पतालों को कोरोना के नाम पर 1 अरब 22 करोड़ 43 लाख 558 रुपए देने की बात कही और करीब 50 करोड़ 94 लाख वेरिएबल चार्ज के रूप में दिया गया। कुणाल चौधरी ने आरोप लगाया कि इन पैसों में से 70% पैसा चुनिंदा अस्पतालों को दिया गया, जिनके मालिक व्यापम घोटाले में जेल के अंदर गए। दुर्भाग्य देखिए, मार्च में कोरोना का एक भी केस नहीं था, फिर भी फिक्स चार्ज के रूप में दिया गया। कोरोना के चलते भी कई भ्रष्टाचार के आरोप यहां पर कांग्रेस ने लगाए हैं। कांग्रेस विधायक ने कोरोना के नाम पर हुए खर्चों की जांच की भी मांग की है, तो वहीं कांग्रेस के आरोपों पर मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जवाब दिया और कहा कि कोरोना को लेकर जो संभव था वो किया है और जो संभव होगा वो करेंगे। हमने कोरोना काल में जनता के लिए निःशुल्क अस्पताल खोले, जनता के लिए जितना खर्च करना पड़ेगा करेंगे, उसके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। काढ़े के नाम पे हो चाहे हॉस्पिटल्स को देने के नाम पे हो, इसकी स्पष्ट जांच होना चाहिए कि आपने 28,000 से के आसपास कह रहे हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटलों में पेशेंट गए, एक पेशेंट पे लगभग 2 लाख से 2.5 लाख रुपए का एक पेशेंट के नाम पे निकाले गए और अगर लगभग 7 दिन एक पेशेंट रहा तो 25,000 रुपए रोज का खर्चा उसके ऊपर करा गया। एक बड़ी लूट मध्य प्रदेश की जनता की गाड़ी कमाई की सरकार ने करी। हमने जनता के लिए निःशुल्क खोले थे कोरोना काल में, वो कुछ कर ना पाए और हम करें तो सवाल उठाएं। जनता है, ये पब्लिक है, सब जानती है। सर, अस्पतालों को 150 करोड़ रुपए दिए गए हैं, 150 करोड़ रुपए। मैंने ये कहा कि और भी देना पड़ेगा तो देंगे, लेकिन अपनी जनता के स्वास्थ्य से कोई खिलवाड़ नहीं होने देंगे। सर, तो विधानसभा के अंदर कोरोना के नाम पर हुए खर्च का मुद्दा उठा, विपक्ष भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा है तो सरकार के अपने तर्क है। इसी खास मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे, जरूर देखें आज रात 8 बजे खास कार्यक्रम आपकी आवाज। वहीं मध्य प्रदेश में पेश होने वाले बजट को लेकर कांग्रेस विधायक तरुण भनोट ने विधानसभा में वित्त मंत्री से सवाल पूछा। कांग्रेस विधायक ने कहा कि मैंने सदन में वित्त मंत्री से पूछा कि अगर आपके पास पुराने वित्त वर्ष का लेखा जोखा पूरा नहीं है तो वित्त वर्ष 2021-22 का बजट कैसे तैयार हो गया, और इसको कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी। कांग्रेस विधायक ने कहा कि मध्य प्रदेश के बजट की भगवान ही मदद करे। वहीं वित्त मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि जब बजट पेश किया जाएगा तो सरकार सारी चीजों की जानकारी देगी। मौजूदा वित्तीय वर्ष 31 मार्च को जब खत्म होगा तभी पूरी रिपोर्ट आती है, ये नियम है। लेखा जोखा पूरा नहीं है तो मध्य प्रदेश का 21 और 22 का बजट कैसे तैयार हो गया, जिसको कैबिनेट ने भी मंजूरी दे दी। बिना लेखा जोखा के, बिना आय व्यय के, बिना हिसाब किताब के क्या बजट बन सकता है? तो किस प्रकार का बजट आने वाला है ये तो हमें समझ में आ ही गया। आज की तैयारियां देख के और सरकार के वित्त मंत्री महोदय का सदन के अंदर जो जवाब हुआ, ये भी नहीं कि बाहर हुआ, जो सदन के अंदर जवाब हुआ, अगर वो इतना गैर व्यवहारिक था तो ऊपर वाला ही जाने, भगवान श्री राम ही सरकार की मदद करें बजट में। भाई ये तो कोई व्यवस्था में कहीं हुआ होगा तो ये तो रूटीन का काम है, निरंतर प्रक्रिया है, होता है। आखिर निवास है, आवास है, कहीं उस पर खर्चा हुआ होगा। सर, सरकार के कर्जे को लेके आज मानव बच्चन ने प्रश्न उठाया। सारी चीजें जब बजट रखा जाएगा सब सामने आ जाएगी, पूरे प्रदेश की बजट की स्थिति सामने आएगी। वहीं कांग्रेस नेता बाला बच्चन ने प्रदेश की जीएसटी राशि को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि एमपी के हिस्से की जीएसटी के 2110 करोड़ रुपए राज्य सरकार केंद्र से क्यों नहीं ले पा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार सवालों से बचना चाहती है, कोई सही जवाब नहीं आ रहा है। मैंने सरकार से पूछा था कि 11 महीने में कितना कर्ज लिया है, बाजार ऋण के बारे में बताया गया, लेकिन अन्य ऋण के बारे में नहीं बताया गया। क्षतिपूर्ति की राशि, जीएसटी और अन्य मदों की क्षतिपूर्ति की राशि, क्लेम राशि जो होती है वो लगभग 2110.10 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार ने रोक के रखी, अभी तक वो राशि नहीं दी है। उसके बारे में भी सरकार ने कुछ भी नहीं बोला।
और जो शासकीय योजनाएं हैं जो मध्य प्रदेश के लिए राशि केंद्र ने काटी है उसके बारे में भी मैंने पूछा, सरकार ने कुछ नहीं बोला है। सरकार सब जवाबों से बचना चाहती है और न ही विधायकों के सही प्रश्नों के जवाब आ रहे हैं। ये सब यहाँ पर इस तरह से अनदेखी की जा रही है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार आए दिन कर्ज ले रही है। अब तो रोजाना खर्चे के लिए भी सरकार को लोन लेना पड़ रहा है। खस्ताहाल माली हालत के बीच सूबे के पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव ने विधानसभा में जो जानकारी दी उसने सबको चौंका दिया है। गोपाल भार्गव ने विधायक पांचीलाल मीणा के सवाल के जवाब में बताया कि बीते 10 महीने में मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बंगले की साज सज्जा पर 4.5 करोड़ से ज्यादा खर्च किए गए हैं। सबसे ज्यादा 1 करोड़ रुपए सीएम हाउस पर खर्च हुए हैं और इस लिस्ट में दूसरा नाम खुद गोपाल भार्गव का है। इनके बंगले पर विभाग ने 56 लाख रुपए खर्च कर दिए। भार्गव ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित मंत्रिमंडल के सदस्यों के बंगलों में 1 अप्रैल 2020 से 31 जनवरी 2021 तक साज सज्जा में किए गए खर्च का ब्यौरा दिया। सीएम हाउस में 81 लाख से ज्यादा का बिजली का काम किया गया तो वहीं 18.5 लाख रुपए से ज्यादा का सिविल वर्क हुआ। सीएम हाउस के अलावा शिवराज के 74 बंगला वाले घर पर भी 13,41,000 का सिविल वर्क हुआ है। सिविल वर्क के मामले में गोपाल भार्गव के घर पर सबसे ज्यादा 56,12,000 रुपए खर्च हुए। नरोत्तम मिश्रा के घर पर 44,84,000 रुपए, भूपेंद्र सिंह के घर पर 31,29,000, प्रभुराम चौधरी के घर पर 27,94,000 और अरविंद भदौरिया के घर पर 19,41,000 रुपए सिविल वर्क पर खर्च किए गए। आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के जवाब में पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि सरकार 15 साल का हिसाब नहीं दे रही है बल्कि 15 महीने में प्रदेश की बर्बादी के आंकड़े गिना रही है। कमलनाथ ने नसीहत देते हुए कहा कि अगले साल राज्यपाल अपने भाषण में हिसाब दें कि इस साल क्या हुआ था और वह कहां तक पहुंचे। बेरोजगारी और महंगाई पर बोलते हुए कमलनाथ ने कहा कि इसके बारे में राज्यपाल कुछ नहीं कर रही। महिलाओं पर अत्याचार के बारे में राज्यपाल ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कोई 15 साल के हिसाब देने की जगह कहा कि प्रदेश बर्बाद हुआ 15 महीनों में और कई आंकड़ों के साथ। मैं उस पर जाना नहीं चाहता हूं। मेरी तो एक ही मांग है कि अगले साल राज्यपाल अपने भाषण में हिसाब दे कि जो इस साल कहा था वो कहां तक पहुंचे। आपने महंगाई का भी जिक्र किया तरीके से, अभिभाषण में जिक्र नहीं था और महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और बेरोजगारी तो सबसे बड़ी चुनौती है क्योंकि यही नौजवान हमारे प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। आज का नौजवान जो भटक रहा है इसके बारे में राज्यपाल कुछ नहीं कह रहे। महंगाई के बारे में राज्यपाल कुछ नहीं कह रहे। महिला पर जो अत्याचार हो रहा है इसके बारे में कुछ नहीं क्या कह देते। ये उपाय हम उठा रहे हैं। 15 साल में माफिया बनके भाजपा के ये जनता आपको बताएगी। एमपी विधानसभा में कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह ने सोम डिस्टिलरी का मुद्दा उठाया। कांग्रेस विधायक ने रायसेन स्थित सोम डिस्टिलरी प्लांट में अवैध रूप से 20 स्प्रिट टैंक बनाए जाने का मामला उठाया। गोविंद सिंह ने वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा से सवाल पूछा कि क्या सोम डिस्टिलरीज ने अवैध रूप से स्प्रिट टैंक बनाए हैं। डिस्टिलरीज में आबकारी विभाग के अधिकारी कर्मचारी पदस्थ रहते हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, जिसके जवाब में वित्त मंत्री ने सदन में स्वीकार किया कि सोम डिस्टिलरीज ने 20 स्प्रिट टैंक अवैध रूप से बनाए गए, जिसे 22 जनवरी 2021 को बंद करा दिया गया। वित्त मंत्री ने सदन को आश्वासन दिया कि इसके लिए जो भी अधिकारी कर्मचारी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 2004-05 में सोम डिस्टिलरी को ब्लैक लिस्ट घोषित करके बंद कर दिया गया था, परंतु शिवराज सिंह जी की सरकार आते ही रायसेन में उसको लाइसेंस दिए गए और लगातार करोड़ों रुपए की राजस्व की क्षति पहुंचाकर टैक्स चोरी करके संस्था में बिना परमिशन के नए प्लांट लगाए, टैंकर लगाए, जबकि वहाँ 0% पर अल्कोहल बेचने की उनको परमिशन थी। एमपी विधानसभा का बजट सत्र जारी है और विधानसभा में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर हंगामा हुआ। कांग्रेस के विधायकों ने नारेबाजी करते हुए सदन से
वॉकआउट कर दिया। विधानसभा परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने कांग्रेस के विधायकों ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने शिवराज सरकार से वैट कम करने की मांग की। कांग्रेस विधायकों ने कहा कि पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जब तक पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं होंगे, सरकार के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। आज हर वर्ग परेशान है पेट्रोल और डीजल से, कोई बताने लायक बात नहीं बती। आम जनता आज तरसते, हर वर्ग तरसते। सर रसोई गैस भी महंगी हो गई है। रसोई कमलनाथ जी संघर्ष देश के मूल मुद्दों के ऊपर बात करना चाहिए। सदन में हम चर्चा करना चाहते हैं कि क्यों इतनी महंगाई बढ़ रही है, जनता की कमर टूट रही है। जब 50 रुपए पेट्रोल था तब इन्हें महंगाई डायन दिखती थी, और जब 100 रुपए पेट्रोल हो चुका है तो इन्हें विकास दिख रहा है। इनका विकास पागल हो चुका है। इसको रोके, टैक्स कम करें, जनता को राहत दें। कोरोना काल में आर्थिक मंदी लोगों के है। जब तक ये डीजल पेट्रोल के दाम कम नहीं होंगे, हम सरकार के खिलाफ लड़ते रहेंगे, रोडों पे आएंगे। जबलपुर में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम को लेकर यूथ कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया और इस दौरान कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प भी हुई। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता सिविल सेंटर में सभा के बाद कलेक्ट्रेट का घेराव करने के लिए पहुंचे थे, जिन्हें पुलिस ने रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगाई थी, लेकिन कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास किया। जिन्हें रोकने के दौरान यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। बाद में कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल भी करना पड़ा। और ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं, कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हो गई। यूथ कांग्रेस ने ये जोरदार प्रदर्शन किया। जबलपुर की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। बढ़ती महंगाई को लेकर, पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते दामों और रसोई गैस के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है और यूथ कांग्रेस ने जबलपुर में प्रदर्शन किया, बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की और आगे बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हुए इन कार्यकर्ताओं को यहां से खदेड़ा। जबलपुर पहुंचे यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीबी श्रीनिवास ने आरएसएस और बीजेपी को लेकर विवादित टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि आरएसएस बीजेपी में तोड़ने, आपस में लड़ाने और देश को खत्म करने की सोच है। देश में असली देशद्रोही कोई है, ये आरएसएस और बीजेपी वाले हैं। क्यों तो किस तरीके से इन लोग ने स्वतंत्र पूर्व में ईस्ट इंडिया का कंपनी का इन लोग ने वारिस लोग हैं, अभी वेस्ट इंडिया का कंपनी का वारिस बन गया है। तो कोई इन लोग के अंदर बदलाव नहीं है, ये लोग बदलेगा भी नहीं। पहले चड्डी पहनते थे, आजकल पैंट पहने। आप चड्डी पहनो, पैंट पहनो, इन लोग का जो सोच है, सोच बदलेगा नहीं है। वो सोच है तोड़ने का सोच है, आपस में लड़ाने का सोच है, इस देश को खत्म करने का सोच है। भोपाल में रहने वालों के लिए ये अहम खबर है। भोपालवासी पानी के लिए तरस सकते हैं। दरअसल बिजली विभाग ने नगर निगम को चेतावनी दी है कि अगर बकाया बिजली बिल नहीं भरा तो नर्मदा जल परियोजना का कनेक्शन बिना किसी सूचना के काट दिया जाएगा। अगर बिजली कनेक्शन कटा तो भोपाल शहर की सार्वजनिक पानी सप्लाई व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। बहरहाल आपको बता दें कि बिजली विभाग का नगर निगम पर 87 करोड़ 89 लाख से ज्यादा का बकाया है, जिसके लिए 1 दर्जन से ज्यादा बार बिजली विभाग ने नगर निगम को रिमाइंडर भेजा, जिसके बाद नगर निगम ने 3 करोड़ 51 लाख का बिजली बिल भर दिया, लेकिन अभी भी 84 करोड़ 38 लाख रुपए बकाया है। एक तरफ मंत्रियों, मुख्यमंत्री के बंगले की साज सज्जा में 5-5, 6-6 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए और दूसरी तरफ आम जनता के लिए स्ट्रीट लाइट्स नहीं जल रही हैं, महिला सुरक्षा पे खतरा पैदा हो गया है, प्रतिदिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन नगर निगम के पास पैसा नहीं है। भ्रष्टाचार करने के लिए पैसा जुटाया जाता है, सुख सुविधाओं के लिए पैसा जुटाया जाता है, लेकिन जनता की सुविधाओं के लिए बिल नहीं भरे जा रहे हैं। बिजली विभाग को भेजना ही चाहिए। जब बिजली विभाग का अगर कोई बिल बकाया है तो रिमाइंडर भेजना चाहिए, उनका काम है। नगर निगम को भरना चाहिए, नगर निगम का काम है। दोनों आपस में कर लेंगे, लेकिन उपभोक्ता प्रभावित ना हो, ये हमारी सीधी सीधी बात है। प्रदेश महिला कांग्रेस की बैठक में कमलनाथ ने पार्टी में महिलाओं को मजबूत बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जिन प्रदेशों में उनकी पार्टी का महिला संगठन कमजोर है, वहां कांग्रेस कमजोर है। कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस के मजबूत होने के लिए महिला कांग्रेस का मजबूत होना बेहद जरूरी है।
मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस संगठन को मजबूत करने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने जोर दिया, जिस पर बीजेपी प्रवक्ता राजू मालवीय ने कांग्रेस नेताओं की महिलाओं पर की गई टिप्पणी को अभद्र बताते हुए तंज कसा। उनके मुताबिक कांग्रेस से महिला शक्ति का मोह भंग हो गया है। कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं का अपमान किया, अब कांग्रेस महिलाओं पर राजनीति ना करे। प्रदेश की बहनें अपने भैया शिवराज सिंह जी चौहान जी के नेतृत्व में पूरी तरह सुरक्षित है, इस बात को प्रदेश की मात्र शक्ति जानती है। अब कमलनाथ जी जो बहनों को जिम्मेदारी देकर खुद की जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं, तो पहले ये तो वचन दे दें कि उन बहनों के मान सम्मान की सुरक्षा कमलनाथ जी करेंगे, तब बहनों से कोई अपेक्षा करें। नगरीय निकाय चुनाव ईवीएम की जगह मतपत्रों से कराने की मांग को लेकर आज कांग्रेस राज्य निर्वाचन आयोग पहुंची और कांग्रेस ने राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त वीपी सिंह को ज्ञापन देकर आरोप लगाया कि मतदाता सूची से बीजेपी ने कांग्रेस समर्थित मतदाताओं के नाम कटवाए हैं और इसलिए मतदाता सूची से काटे गए नामों की सूची कांग्रेस को दी जाए। कांग्रेस प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने चुन चुनकर नाम कटवाए हैं। भारतीय जनता पार्टी में घबराहट है चुनाव को लेकर, इस तरह की तानदेव चल रही है। उन्होंने कहा है कि नहीं, आप बेफिक्र रहिए, हमने एक आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने बहुत अच्छी मांग रखी है चुनाव आयोग से कि हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप किसका नाम काट रहे हैं, किसका जोड़ रहे हैं, आप उनकी सूची उपलब्ध करा दीजिए सारी पार्टियों को, अपने आप लोग चेक कर लेंगे। मतदाता सूची जिनके नाम काटे हैं, अच्छा, जिनके नाम काटे हैं वो आप राजनीतिक दलों को उपलब्ध करा दीजिए, हम लोग चेक कर लेंगे कि नाम सही है कि नहीं, हमारे कार्यकर्ता जाके वेरीफाई कर लेंगे, अगर शिकायत होगी उन्होंने कहा है कि इस पर विचार करेंगे। सीएम शिवराज की तर्ज पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने सत्ता में बीजेपी कार्यकर्ता के घर खाना खाया। वार्ड संख्या 23 के बूथ संयोजक विजय रावत के घर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष का कन्याओं ने स्वागत किया। कलश लेकर खड़ी कन्याओं को दक्षिणा भी दी गई और इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ राज्य मंत्री रामखिलावन पटेल, प्रदेश उपाध्यक्ष योगेश ताम्रकार और बीजेपी जिला अध्यक्ष नरेंद्र त्रिपाठी सहित बीजेपी के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश में गौण खनिज नियमों में संशोधन पर पहले तो सामाजिक संस्था ने सवाल उठाए और फिर सियासत भी मैदान में उतर आई है। दरअसल नियम में हुए संशोधन के अनुसार अब गौण खनिज पट्टे जारी करने के लिए विभागीय संचालक को विभागीय मंत्री की स्वीकृति लेना जरूरी होगा और इसे नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच सामाजिक संस्था ने भ्रष्टाचार करार दिया। संस्था का आरोप है कि मंत्रियों को खुली छूट मिलने से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा और पारदर्शिता में भी कमी आएगी और इसके साथ ही वैज्ञानिक आधार पर पट्टे देने की अनिवार्यता भी खत्म होगी। संस्था ने संशोधन को वापस लेने की मांग की और ऐसा नहीं करने पर कोर्ट जाने की बात कही। तो वहीं कांग्रेस ने कहा कि अब मंत्री अपने चहेतों को इसका लाभ देंगे, उनको कालाबाजारी की छूट मिल जाएगी। बीजेपी ने इससे प्रक्रिया सरल और प्रभावी बनेगी, अवैध उत्खनन पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सकेगी। कांग्रेस के आरोप बेबुनियाद हैं। समस्त देश के उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट डिजिटल डॉक्यूमेंटों के आधार पर काम कर रहा है। जमानतें भी डिजिटल डॉक्यूमेंटों के आधार पर भरी जा रही हैं और ऐसी परिस्थितियों में इस प्रकार की रिक्वायरमेंट के दस्तावेज मंगाना, इससे प्रतीत होता है कि संबंधित कंपनियां हितग्राहियों को उपरोक्त क्षतिपूर्ति राशि नहीं देना चाहती और अपनी लायबिलिटी से बचना चाहती। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को आमंत्रण है। जिस प्रकार के यह नियमों में संशोधन कर अपनों को लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, यकीनन यह इनको भ्रष्टाचार के कटघरे में खड़ा कर रहा है और जिस प्रकार की स्थितियां परिस्थितियां अपनों और अपने चहेतों को उपकृत करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, यकीनन इनकी मंशा पर एक सवालिया निशान खड़ा। अवैध उत्खनन को रोकने के लिए इस प्रक्रिया को सरल बनाने की जो बात है वो सामने निकल के आई है। अगर ये आरोप प्रत्यारोप लगा रही है कांग्रेस, तो अभी तो ये चीज़ सामने भी नहीं आई और उसमें मुखालिफत करने लगे। हम आपको इस चीज़ से आश्वस्त करा दें कि कोई भी चीज़ जो है माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार में पारदर्शी होती है और आगे भी होगी। मध्य प्रदेश के किसानों का समर्थन हासिल करने के लिए किसान नेता राकेश टिकैत 8 मार्च से प्रदेश भर में रैलियां करेंगे, लेकिन राकेश टिकैत को एमपी आना महंगा पड़ सकता है। अनूपपुर पुलिस एक पुराने केस में उन्हें गिरफ्तार करने की तैयारी कर रही है। दरअसल 2012 में अनूपपुर में एक पावर प्लांट के लिए भूमि अधिग्रहित करने के विरोध में आंदोलन हुआ था, जिसमें तोड़फोड़ और सरकारी काम में बाधा डाली गई थी। पूरे मामले में 114 लोगों को आरोपी बनाया गया था।
इसी मामले की सुनवाई में राकेश टिकैत 2016 से अनुपस्थित हैं। ऐसे में अनूपपुर कोर्ट ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट निकाला था। अब राकेश टिकैत के मध्य प्रदेश पहुंचने की सूचना पर पुलिस भी एक्टिव हो गई है और उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। पुलिस ने 114 लोगों को गिरफ्तार करके न्यायालय पेश किया था। मामला चालान सहित न्यायालय में पेश कर दिया था और उसके बाद में इसमें से जो कोर्ट पेशी पर आते हैं उस पेशी पर नहीं आके उससे गायब हुए हैं, फरार हुए हैं, उसका वारंट जारी हुआ। सर, मुख्य आरोपी तो राकेश टिकैत ही होंगे इस मामले में। देखिए, हमारे लिए तो 114 के खिलाफ चालान पेश किया है, वो 114 ही आरोपी हमारे लिए है।